वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्राची कंचन और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज टॉपिक हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है क्लास 9 की इकोनॉमिक्स बुक का सेकंड चैप्टर पीपल आर रिसोर्स। इसका पार्ट 1 हम बना चुके हैं जिसमें हमने पेज 19 के फर्स्ट हाफ तक आपको अच्छे से समझा दिया है। आज हम इसके सेकेंड हाफ को भी आपको अच्छे से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक पीपल आर रिसोर्स पार्ट 2। सबसे पहले आता है इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके द्वारा आप पैसे कमाते हो। वो सारे लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं या फिर अपनी सर्विसेज देते हैं, उसके बदले में वो क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं, रेम्यूनरेशन लेते हैं, सैलरी लेते हैं या वेजेस लेते हैं। तो वो सब क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिनके बदले में आपको पैसा मिलता है, रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में जानना चाहेंगे। अगर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के और भी ज़्यादा जानना है तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसे आप जाके देख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। लाइक विकास एंड सकल, वही विकास और सकल जिनकी स्टोरी हमने पीछे पढ़ी थी, जिसमें सकल जो था वो अच्छे से पढ़ा लिखा, उसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो है डिप्लोमा लिया, उसने जॉब करी प्राइवेट फर्म में और प्रमोशन किया, इन और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। और वहीं पे विलास जो कि 11 ईयर बॉय था, उनके विलेज में, जिसके फादर जो थे क्या फिशरमैन थे, और जब वो 2 साल का था तो वो पास अवे हो गए, उनकी डेथ हो गई और उसके बाद उनकी मॉम ने भी वही काम शुरू कर दिया। हमने ये भी देखा कि वो आर्थराइटिस का पेशेंट है, पर उसके मॉम के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके एक डॉक्टर को। तो मतलब कि उसकी हेल्थ केयर भी सर्विसेज भी अच्छी नहीं है, वो स्कूल भी नहीं गया, उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। और हमने बाद में देखा कि लेटर लाइफ में वो भी वही काम कर रहा था जो उसके फादर मदर करते आए थे, यानी कि वो भी उसी सेम विलेज में फिश बेचने का काम कर रहा था और उसके बदले में उसकी इनकम बहुत कम थी। तो हमको पता चला जब हम अपने ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए उन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एजुकेशन देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं या फिर हम उनको बहुत अच्छी हेल्थ सर्विसेज देते हैं, इससे क्या होता है? वो हमारे एसेट के रूप में आ जाते हैं, ना कि एक लायबिलिटी के रूप में, और वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से निभा सकते हैं और दूसरे लोगों की भी ज़िंदगी अच्छी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सकल ने की। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि विलास एंड सकल पीपल हैव बीन एंगेज इन वेरियस एक्टिविटी। जैसे विलास और सकल अपने अपने काम करते थे, वैसे ही लोग जो हैं वो अलग अलग काम करते हैं। वी सो दैट विलास सोल्ड फिश, हमने ये देखा कि विलास क्या करता था? मछली बेचने का काम। एंड सकल गॉट अ जॉब इन द फर्म, और सकल को क्या मिली? एक जॉब मिली प्राइवेट फर्म में। द वेरियस एक्टिविटी हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। जो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं हमको मेनली उनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा प्राइमरी सेक्टर, जो कि क्या होता है? एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, जो प्राइमरी लेवल पे होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। फिर हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं। और फिर हमारा आता है टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर या सर्विस इंडस्ट्री। ये सबसे ज़्यादा हमें जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। तो इसमें दिया हुआ है प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन आ जाता है हमारा? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, यही सब जो हमने बताया। तो विलास किस में लगा हुआ है? प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है, क्योंकि वो फिशिंग में है। फिर हमारा जाता है मैन्युफैक्चरिंग, जो किस में इंक्लूड होती है? सेकेंडरी सेक्टर में है। और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जो आप बैंकिंग देखते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर है, मतलब जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो किस में आ जाता है? ट्रेजरी सेक्टर में। इसे हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। द एक्टिविटीज़ इन द सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज, और इनकी जो सर्विसेज होती है उससे क्या होता है? गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, और ये जो है वो किस में वैल्यू ऐड करती है? हमारे नेशनल इनकम में। ठीक है, These एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, और हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी सर्विसेज दी जाती हैं, उन सब की वैल्यू को हम किस में ऐड करते हैं? अपनी नेशनल इनकम में। तो जितना अच्छा ये सब हो, जितना ज़्यादा ये ग्रो कर रहा होगा उतनी अच्छी हमारी नेशनल इनकम होगी। तो इन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक मार्केट एक्टिविटी और दूसरी नॉन मार्केट एक्टिविटी। आप इनके नाम से समझ सकते हैं, मार्केट एक्टिविटी यानी कि लेन देन का काम चल रहा है, और नॉन मार्केट यानी कि नहीं हो रहा है सब काम। तो मार्केट एक्टिविटीज़ में रेम्यूनरेशन होता है टू एनीवन हु परफॉर्म, यानी जो भी काम करेगा उसके बदले में उसको पैसे दिए जाएंगे। दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और बेनिफिट। जो भी पैसे के लिए या प्रॉफिट के लिए किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं। दीज एक्टिविटी
इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज आ जाता है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। अब सेकेंड हमारा था नॉन मार्केट, जिसमें लेन देन नहीं होता, अपने लिए कर रहे हैं। एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपनी कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं। These can be consumption and processing of primary product and own account production of fixed asset, मतलब अपने लिए कर रहे हैं, इसमें लेन देन का कोई भी मसला नहीं होता। Due to historical and cultural reason, there is a division of labor between men and women in the family। अब हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल रीज़न के बारे में, यानी कि हिस्ट्री के वजह से और कल्चर की वजह से क्या होता है, हमने डिवीज़न देखा लेबर के बीच में, मैन और वुमेन के। फैमिली में ही आप देखते हो कितना डिवीज़न होता है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मैन वर्क्स इन द फील्ड। जो लेडीज़ होती हैं घर की, वो घर के काम में लगी रहती हैं, और जो मैन होते हैं वो जाके फील्ड में अपना काम देते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं पैसा कमाने के लिए। Sakal mother Sheila cooks food, clean utensils, washes clothes, clean the house and looks after her children। जो हमने देखा कि सकल की जो मॉम थी वो क्या करती थी? घर में खाना बनाती थी, बर्तन साफ करती थी, कपड़े धोती थी, मतलब वो घर का सारा काम करती थी, बच्चों को भी संभालती थी। और सकल के जो फादर थे, उनका नाम क्या था? बूटा चौधरी। वो क्या करते थे? फील्ड में जाके कल्टीवेशन करते थे, पेजूस को जो भी उनसे प्रोडक्शन होता था उसको बेचते थे जाके मार्केट में, और उससे क्या करते थे? पैसा कमाते थे अपनी फैमिली को चलाने के लिए। तो हमने यहाँ क्या देखा? एक डिवीज़न ऑफ लेबर है कि वुमेन जो है वो घर का काम करेंगी, और जो मेल मेंबर होंगे वो जाके बाहर की एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, जिससे घर का खर्चा वो चला सकें। अब बात आती है पेमेंट की। तो शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। शीला जो थी, जो कि मदर थी सकल की, वो पूरी फैमिली को संभालती थी, उनको अच्छे से रखती थी, उनको खाना देती थी, उनकी सब चीज़ें करती थी, उनको हेल्प करती थी, पर उनके बदले में उन्हें कोई सर्विसेज उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती। तो ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ करती थी, जिन्हें हम नॉन इकोनॉमिक भी कह सकते हैं। बूटा अर्न्स मनी, बूटा चौधरी क्या करते थे? पैसे कमाते थे। विच इज स्पेंड ऑन द रेयरिंग हिज फैमिली, जो अपनी फैमिली के ऊपर वो खर्चा कर सकते, जिनकी फैमिली अच्छे से रह सके। वुमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। जो वुमेन घर में काम करती हैं वो क्या है, उनके लिए उनको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय अ वुमेन इज़ नॉट रिकोगनाइज्ड इन द नेशनल इनकम। हमारी नेशनल इनकम में बहुत बड़ी एक डिसएडवांटेज भी है, नहीं तो हमारी नेशनल इनकम और भी ज़्यादा होती, कि जो हमारे का लेडीज़ जो हाउस वर्क करती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो घर में काम करती हैं, अपनी फैमिली को उतना संभालती हैं, उनकी इनकम को हम जोड़ते ही नहीं हैं। समझते हैं कि वो कोई, उनके बदले में उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता, तो हम उससे नेशनल इनकम में कैसे जोड़ें। हमारा एक बहुत ज़्यादा बड़ा जो वर्क फोर्स है, हमारी लेडीज़ हैं जो ज़्यादातर जो घर में काम करती हैं, हम उनको नेशनल इनकम में ऐड ही नहीं करते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद बहुत सारी डिस्कशन भी चले हैं कि जो लेडीज़ घर में काम करती हैं, क्योंकि अगर आपकी मम्मा आपको खाना नहीं देंगी तो आप कैसे वर्क फोर्स बन पाओगे? आप कैसे जाके अपनी सर्विसेज दे पाओगे जब आप कमज़ोर हो, आपके पास खाना नहीं है, आप अच्छे से रह नहीं रहे हो, आपकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि आप हेल्दी रहो, तो आप कैसे किसी को कुछ सर्विसेज दे सकते हो? पर हम लोग की कहाँ इसको ओवरलुक किया जाता है। और जो वुमेन घर में काम करती हैं उनकी कोई इनकम नहीं है, तो हम उसे नेशनल इनकम में रिकोगनाइज ही नहीं करते। इससे हमारे नेशनल इनकम में कोई फ़र्क पड़ता है। गीता, अब यहाँ गीता की मदर, जो कि विलास की मदर है, गीता, उनकी बात की जा रही है। अब वही क्या है, वो लेबर मार्केट में चली गई। अब अगर वो फ़िश अपने घर के लिए लाती तो उनको भी कोई पैसा नहीं मिलता, उनके लिए भी कोई वो नहीं होती। पर अब वो यहाँ क्या करती हैं, वो इनकम जनरेट करती हैं उस फ़िश को बेच कर। तो वो लेबर मार्केट में चली गई। वो कैसी काम कर रही हैं? वो मार्केट एक्टिविटीज़ कर रही हैं। थर्ड, वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर इन द लेबर मार्केट। तभी उनको पैसा मिलता है जब वो लेबर मार्केट में जाती हैं। Their earnings like that of their male counterpart is determined on the basis of education and skill। और उनके पैसे, उनकी अर्निंग, उनकी सैलरी किस बेसिस पे होती है कि वो कितनी ज़्यादा एजुकेटेड है, कितनी ज़्यादा अपने काम में स्किल्ड हैं। समझ में आया? कितनी ज़्यादा वो अच्छी हैं अपने काम में, इस बेसिस पे उनको पैसे मिलते हैं। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल बिफोर हिम। हमने जाना ही था कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे फॉर्म होता है, जब उसको एजुकेशन देते हैं, अच्छी स्किल्ड बनाते हैं और अच्छी हेल्थ सर्विसेज देते हैं। तो वही यहाँ बात कही जा रही है कि अगर एक पर्सन इंडिविजुअल एजुकेटेड है तो उसको जितनी भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। आप कितना अच्छा अर्निंग कर पाओगे, ये बेस किस पे होता है? कितना ज़्यादा आप एजुकेटेड हो, कितना ज़्यादा स्किल्ड हो अपने काम में।
अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मेड एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। अभी देखने को आया है कि जो वुमेन्स होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स होती हैं, उनकी एजुकेशन क्या होती है, बहुत कम होती है और उसकी स्किल भी बहुत कम होती है। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। इसी वजह से जो लेडीज़ हैं उनकी जो पेमेंट होती है वो मैन से कम की जाती है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। और ऐसी जगह काम करती हैं जहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी निकाल दिया जा सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। वेरियस एक्टिविटी रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मच। लीगल प्रोटेक्शन भी किसी काम का नहीं है, बहुत छोटा, बहुत कम होता है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। तो ऐसे सेक्टर में जब वो काम करती हैं तो जो पेमेंट होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर होती है, कभी ज़्यादा मिल गई, कभी कम मिल गई, कभी कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। तो इनकम बहुत लो होती है। इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। तो बेसिक फैसिलिटीज़ जो एक लेडी को मिलनी चाहिए वो भी इन सेक्टर्स में नहीं होती। कौन कौन सी? मैटरनिटी लीव, जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, पर इसमें नहीं मिलती। चाइल्ड केयर एंड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, तो ये भी अवेलेबल नहीं होता। However, women with high education and skill formation are paid at par with the men। पर जो लेडीज़ एजुकेटेड होती हैं, अच्छे से स्किल्ड होती हैं, तो उनको क्या है, इक्वली पेमेंट किया जाता है मैन के। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर हमारी एजुकेशन पे, हमारी स्किल पे अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो हम क्या होंगे, चाहे हम मैन हो चाहे हम लेडीज़ हो, हमारी जो रिटर्न होगा वो हाई होगा, हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकेंगे। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट दम द मोस्ट। ऑर्गेनाइज सेक्टर के जब हम बात करते हैं तो टीचिंग और मेडिसिन, आपने देखा होगा ज़्यादातर टीचर्स क्या होते हैं, लेडीज़ होती हैं। और ज़्यादातर मेडिसिन सेक्टर में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उसमें भी वुमेन्स की मेजॉरिटी होती है। तो हमें देखता है इसमें सब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है लेडीज़ का। सम वुमेन हैव इंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड्स हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस, ठीक है। आजकल तो हम देखते हैं कि जो वुमेन्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव, IAS, PCS, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब होती हैं, उसमें भी अपना पार्टिसिपेशन करती हैं। और दूसरी सर्विसेज जैसे जॉब होती है जिससे बहुत साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस की ज़रूरत पड़ती है, साइंटिस्ट बन गई, ठीक है। बड़े बड़े जॉब्स होते हैं, बहुत सॉफ्टवेयर बनाने लगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई, अलग अलग काम होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बन गई, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लेडीज़ इसमें भी पार्टिसिपेट कर रही हैं आजकल, जो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम, हमारा कल्चर बैकग्राउंड की वजह से हम लेडीज़ को ज़्यादा पढ़ाते ही नहीं थे। पर अब क्या है, गर्ल्स भी एजुकेटेड होती हैं और वो भी मैन के बराबर जाके काम करती हैं और पेमेंट कमाती हैं और अच्छे से ज़िंदगी गुजारती। तो अब वो भी क्या हो गई, एक एसेट हो गई, एक लायबिलिटी के बजाय। अब वो एक लायबिलिटी नहीं रहेगी, वो खुद भी बहुत सर्विसेज देती हैं और अच्छे से ज़िंदगी निभाती हैं। अब आती है हमें सबसे बड़ी बात कि हमारी पॉपुलेशन कितनी क्वालिटी बेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी होगी उतना ही ज़्यादा हमारी कंट्री के लिए प्रॉफिटेबल होगा। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और लोगों की हेल्थ कैसी है जो किससे दिखाई जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितना ज़्यादा लोग जी रहे हैं, कितनी ज़्यादा उम्र तक वो जी रहे हैं। कहा जाता है जितना ज़्यादा, जिस देश में जितने ज़्यादा लोग जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है। एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर द पीपल ऑफ द कंट्री, और कितने स्किल्ड बना रहे हैं, कितने स्किल्ड हैं लोग, ठीक है। इससे हम क्या जान लेते हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, हमारी पॉपुलेशन कैसी है, क्वालिटी वाली है कि एवं ही है। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, सिंपल सी बात है, हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट भी उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब कॉम्पिटिटेंट लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सर्विसेज दे सकते हैं, हमारी कंट्री में ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा अच्छी क्वालिटी पॉपुलेशन जो है वो हमारी कंट्री के ग्रोथ रेट को अफेक्ट करेगा। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर नेसेसरी, और सिंपल सी बात है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हेल्दी लोग हैं, वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे और ज़्यादा कॉम्पिटेंट से काम करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे। तो हमारे लिए क्या है, वो भैया एसेट है हमारे लिए, हमारे रिटर्न देंगे अच्छे, लायबिलिटी तो रही नहीं गए। सबसे पहला इसमें आता है एजुकेशन, जो कि एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। सकल एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर्स इन द टर्म्स ऑफ अ गुड जॉब एंड सैलरी। हमने देखा कि जो सकल था उसने बहुत मेहनत करी, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट था, तो जो शुरुआत के दिनों में, शुरुआत के सालों में उसने पढ़ा, बाद में जाके उसको उसका फल मिला। कैसे मिला, उसको बहुत अच्छी जॉब मिली, बहुत अच्छी हाई सैलरी मिली और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लगा। वीज़ा एजुकेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल। हमें देखा कि जो सकल की पढ़ाई पे जो खर्चा किया गया था, इन्वेस्टमेंट किया गया था, वो बहुत अच्छा रहा उसकी ग्रोथ के लिए। इट ओपनड न्यू हॉरिजन फॉर हिम,
प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। तो उसकी नए नए हॉरिजन खोलने में हेल्प की, एस्पिरेशन बढ़ाई और डेवलप वैल्यूज़ की उसके लिए। ठीक है, उसने मतलब बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट पे बहुत खर्चा हुआ था, उसके एजुकेशन पे बहुत खर्चा हुआ था। नॉट ओनली फॉर शकल, सिर्फ शकल की बात नहीं की जा सकती। एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। बट जब हम किसी को एजुकेशन देते हैं तो सोसाइटी का भी उसमें ग्रोथ जो होती है वो छुपी होती है। इट इन्हांसेस द नेशनल इनकम। इससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है। 2 बच्चे दिए हुए हैं, गर्ल एंड बॉय, दोनों पढ़ाई करने जा रहे हैं। नेशनल इनकम बढ़ती है, हमारी कल्चर रिचनेस बढ़ती है। ठीक है, एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। जो गवर्नमेंट होती है वो अपना काम अच्छे से कर सकती है। आजकल क्या लोग कहा जाता है, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस कहा जाता है। मतलब कि जितने अच्छे से गवर्नमेंट अपना काम इम्प्लीमेंट कर पाएगी उससे उतना ही अच्छा हम लोग को रिजल्ट मिलेगा कंट्री में। देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस रिटेंशन एंड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट यहाँ से रूल भी बना दिए हैं जिससे कि जो हमारी एजुकेशन है एलिमेंट्री लेवल की उस पर ज़्यादा क्वालिटी दी जाए, यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड की जाए विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स, खास तौर पे गर्ल्स को लेके। ठीक है, कि गर्ल्स हमारी पढ़ी लिखी हों। अब देखिए ये जो है वो लिटरेसी रेट का सर्वे दिया हुआ है 2017-18 के पर्सपेक्टिव से। ये क्या कह रहे हैं कि देखिए 2011 तक हमारी जो फीमेल, ये सब परसेंटेज में लिटरेसी रेट होती हैं। ठीक है, तो ये 63, 62, 63 ऐसे इन्होंने दिखाया है परसेंटेज है। और ये जो ग्रीन से है वो फीमेल की है, रेड जो है वो मेल है, और ये जो ब्लू है वो क्या है, एवरेज परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट है। तो आप देख सकते हो कि 1951 में ये कितना कम है। ठीक है, अब बढ़ते बढ़ते ये 2011 तक जो इसकी ग्रोथ रेट है वो हम देख सकते हैं, यानी कि लिटरेसी रेट हमारी कंट्री में धीरे धीरे करके बढ़ रही है। और लेडीज़ की भी जो है वो मेन के इक्वली धीरे धीरे करके हो रही है, यानी कि हम पढ़ाई पे अब ध्यान दे रहे हैं जो पहले बिल्कुल लो पे था। देयर इज ऑल्सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेज सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। अब हम इस पे भी ध्यान देते हैं कि नवोदय विद्यालय क्या होता है, ये आइडियल स्कूल्स होते हैं। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे से एजुकेशन रिसीव करते हैं और बहुत अच्छी से अच्छी सर्विसेज जो हैं वो हमारी कंट्री में देते हैं। ये आइडियल स्कूल होते हैं, जैसे स्कूल को होना चाहिए ये वैसे ही होते हैं। तो ऐसे स्कूल्स का एस्टैब्लिशमेंट पे ध्यान दे रही है। वोकेशनल स्ट्रीम हैव बीन डेवलप्ड टू इक्वल लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स। वोकेशनल स्ट्रीम क्या हो गई, हमने उनको कुछ भी जो है वो सिखा दिया जिससे वो अपनी इनकम कर सकते। कंप्यूटर सिखा दिए हमने उनको, हमने कोई और स्किल्ड का काम सिखा दिया। तो इससे क्या है, ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल हमने अपने हाई स्कूल के स्टूडेंट को सिखा दिया। अब वो सीख के ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, अपना खुद का भी कर सकते हैं और कहीं जाके जॉब भी कर सकते हैं। तो वो स्किल्ड हो रहे हैं। ठीक है, द प्लान आउटले एंड एजुकेशन आर डिक्रीज। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ₹151 करोड़ जो था वो फर्स्ट प्लान में, देखिए 5 ईयर प्लान्स होते हैं, हर साल बनते हैं, हर 5 साल के लिए। तो ये क्या है, आउटले दिखा रहा है कि कितना एजुकेशन पे इंक्रीज़ हुआ। जहाँ पहले ₹151 करोड़ फर्स्ट प्लान में लगा था, वहीं ₹3,766.90 करोड़ हमारे 11th प्लान में। मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क, अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम, पर तब भी इतना ज़्यादा फ़र्क हमारे एजुकेशन पे आया है। द एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों, खर्चा। ठीक है, on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951 to 52। हमारी जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा हमारा हुआ है परसेंटेज ऑफ GDP का वो बढ़ा है, कितना 0.64% था 1951 to 52, क्योंकि हम एक फाइनेंशियल ईयर को काउंट करते हैं इसीलिए यहाँ पे 51 to 52 दिया हुआ है। कितना बढ़ गया है, 3.0% in 2015 to 16। ठीक है, and has remained stagnant, और फिर ये रुका रहा, स्टक रहा around 3% from past few years। अब 3% पे अटका हुआ है, बढ़ ही नहीं रहा। The budgetary estimate as stated in the budget documents of Union States Government, Reserve Bank of India, डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व बैंक के पास जो है उसमें क्या दिया है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैव डिक्लाइन। ये कम हुआ है, जिससे 2.7 से इन 2017-18 फिर कम हो गया। द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951 टू 74% इन 2010 एंड 11। तो लिटरेसी रेट हमारा क्या बढ़ गया, 18% था 1951 में, कितना बढ़ गया 74% हो गया 10 to 11 में।
लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, लिटरेसी जो है सिर्फ एक राइट नहीं है, अधिकार नहीं है हमारा, इट इज़ ऑल्सो नीडेड इफ़ द सिटीजन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड एन्जॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। इसकी ज़रूरत भी है अगर हमारे जो सिटीजन्स हैं आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, उनको अपनी ड्यूटीज़ निभानी है और अपने राइट्स को अच्छे से करने हैं, तो उनको लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है। However, a vast difference is noticed across different sections of the population. अब हमें यहाँ पे भी डिवीज़न देखने को मिला। Literacy among males in nearby 16.6% higher than females, and it is about 16.1% higher in urban areas as compared to rural areas. तो हमने देखा कि जो मेल है उनकी जो लिटरेसी रेट है वो हमारी फीमेल से ज़्यादा है और अर्बन एरियाज में भी ज़्यादा है। तो अलग अलग डिवीज़न हमारे कहाँ हुए हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में भी 16.1% हाइयर है। 2011 की बात करें हम तो लिटरेसी रेट वैरीड फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। मतलब कितना बड़ा डिफरेंस है हमारे स्टेट्स में कि केरला में लिटरेसी रेट कितना आ गया 94%। वैसे लिटरेसी रेट के मामले में केरला हमेशा टॉप करता है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहीं पे एज्यूम किए जाते हैं। 262% इन बिहार, और बिहार में कितनी है 62% ही है। The primary school system has expanded to over 8.41 lakhs in 2015 to 16। प्राइमरी स्कूल सिस्टम को भी बढ़ाया गया कितना 8.41 लाख 15-16 में। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैव बीन डिलीटेड बाय पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। पर क्या हुआ, इतना बढ़ा तो दिया गया पर स्कूलिंग की जो क्वालिटी थी वो ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, ठीक है। एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स, और ड्रॉप आउट रेट आपने सुना होगा ड्रॉप आउट क्या होता है, जब आप पढ़ते पढ़ते स्कूल छोड़ दो तो उसे हम ड्रॉप आउट रेट्स कहते हैं। और सिंपल सी बात है, इसमें गर्ल्स का बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी होती है क्योंकि वो एक टाइम पीरियड के बाद अपने पढ़ाई को छोड़ देती हैं, चाहे मजबूरी से या किसी और कारण से। तो ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज़्यादा हो गए। इसमें फ़िलहाल मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात की गई है। सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010। आपने ये सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान क्या है, स्कूल चले हम, तो क्या है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम अपने बच्चों को जो 6 से 14 ईयर्स के हैं उन सबको एजुकेशन दे सकें। 2010 में ये करा गया। इट इज़ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसका इनिशिएटिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टाइम बाउंड इनिशिएटिव है। इन पार्टनरशिप किसके साथ, किसकी हेल्प के साथ, स्टेट के साथ और लोकल गवर्नमेंट के साथ, एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सिंपल सी बात है, हमारा इतना बड़ा देश है तो कोई भी चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सबकी हेल्प से ही कर पाएंगे। माने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम बनाई पर लोकल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया, भाई हम फॉलो ही नहीं करेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या उस स्कीम का। इसीलिए इन सब की मदद से इस स्कीम को चलाया जा रहा है जिससे हमारी जो एलिमेंट्री एजुकेशन का जो गोल है उसमें यूनिवर्सलाइजेशन गोल जो है वो पूरा कर सकें। इसमें कम्युनिटी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा देती है। Along with it, bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education। इसके साथ साथ जो ब्रिज कोर्सेज होते हैं, जो गैप हो जाता है उनकी पढ़ाई जो है वो कराई जाती है, और बैक टू स्कूल कैंप भी लगाए जाते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, जिससे कि एलिमेंट्री स्कूल में जो एनरोलमेंट जो है वो बढ़ सके। इतना गवर्नमेंट कर रही है कि बच्चे किसी भी तरह से बस एजुकेशन ले सकें, क्योंकि वो भी एक अच्छा वर्कफोर्स, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हमारे काम बन सकेंगे अगर वो एजुकेशन ले पाएंगे। अब मिड डे मील के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू इंकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उसका एक ये भी कारण होता है कि वो पैसा कमाने निकल जाते हैं, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनके पैसे नहीं होते, तो वो पैसे नहीं होंगे तो वो खाएँगे क्या। तो जब मिड डे मील स्कीम करी गई स्टार्ट, तो हमें देखा कि जो बच्चे हैं वो स्कूल में उनकी अटेंडेंस बढ़ने लगी, क्योंकि वो एक तो पढ़ाई का भी बेनिफिट है, एक उनको एक बेनिफिट है कि यहाँ खाना मिलेगा। ठीक है, कितनी बड़ी बात है जो हम लोग सोच नहीं सकते कि खाने के लिए स्कूल जा रहे हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट हुआ कि क्योंकि उनकी ज़रूरत क्या थी, उनको खाना नहीं मिलता था, उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत ही वीक था। तो हमने मिड डे मील स्कीम शुरू करी गवर्नमेंट ने, जिससे बच्चों को अटेंडेंस उनकी अच्छी हो पाए और उनको स्कूल में रख सकें, रोक सकें, ड्रॉप आउट्स कम से कम हो सकें। तो वो पढ़ाई के साथ साथ खाना भी देते थे, तो बच्चे इसी खुशी में कि हमें पढ़ाई भी मिल रही है और हमें खाना भी मिल रहा है, बड़ी खुशी स्कूल जाते हैं। दीज पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन, और इससे हमारी जो लिटरेट पॉपुलेशन हमारी कंट्री की है वो भी बढ़ गई। ठीक है, अब जीडीपी क्या होता है बच्चों, वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो हमारे इंडिया में रह के या फिर किसी भी कंट्री में रह के की जाती है उसे जीडीपी कहते हैं। वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज
इन इंडिया या इन द कंट्री। और जीएनपी जो हमने पहले पढ़ा था उसमें क्या था, सिटीजन की जो भी वैल्यू जो होती है गुड सर्विसेज की उसे ऐड किया जाता है उसमें, चाहे सिटीजन किसी भी देश में रह रहा हो, जब हम जीएनपी कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको भी ऐड करते हैं। पर जीडीपी में हम सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हैं सिर्फ उनकी, अगर कोई सिटीजन हमारा अमेरिका में यूएस में काम कर रहा है तो हम उसकी वैल्यू को नहीं ऐड करेंगे, पर जीएनपी में हम उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे। आपको क्लियर हो गया कि जीडीपी डोमेस्टिक होता है, अपने कंट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे अमेरिकन कंपनी हो चाहे कुछ हो, अगर हम अपनी वैल्यू एडिशन करेंगे गुड सर्विसेज का जीडीपी में तो हम उसको ऐड करेंगे। पर जब हम बात करेंगे जीएनपी की तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे, हम उसमें उन कंपनीज़ को, उन लोगों को ऐड नहीं करेंगे जो हमारी कंट्री के नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी कंट्री के सिटीजन को उसमें वैल्यू ऐड उनका ही करते हैं। अब ये बात आ गई मिड डे मील की, जिसकी वजह से बच्चे अब स्कूल में जाने लगे, उनकी अटेंडेंस बढ़ गई और उनको स्कूल में मज़ा आने लगा, ड्रॉप आउट जो है हमारा कम होने लगा और उनकी न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा हो गया। इससे क्या हुआ, हमारी लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में भी इजाफा हुआ। द 12th प्लान, अब यहाँ 12th प्लान की बात हो रही है। इंडोवेट टू रेज द कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER इन हाई एजुकेशन इन द एज ग्रुप 18 to 23। अब इसको भी अभी देखने को मिला कि जो हमारी एजुकेशन हाई एजुकेशन था जिसका एज ग्रुप क्या थी 18 to 23 ईयर्स, वो भी बढ़ी 25.2% बाय 2017 to 18 एंड टू रीच द टारगेट। हमारा टारगेट कितना है 30%। हमारा टारगेट है कि 2021 में हमारा 30% हो जाए, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज, जो कि वर्ल्ड एवरेज से कुछ ना कुछ मैच करने लगे। द स्ट्रेटजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन वोकलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमें क्या क्या, इससे क्या होगा कि वर्ल्ड एवरेज पे हम आने लगेंगे। और द स्ट्रैटेजी किस पे फोकस करती है, जिससे कि एक्सेस जो क्वालिटी है, जो स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम है, मॉडिफिकेशन है, इनको हम अडॉप्ट कर पाएँ। वोकेशनलाइजेशन और नेटवर्किंग भी ध्यान दिया जाए ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूज़ की वजह से। तो क्या किया गया था, 12th प्लान इंडोवेट टू रेज द कंट्री ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो इन हाई एजुकेशन in the age group of 18 to 23 years to 25.2% by 2017 to 18। इतना किया गया। एंड टू रीच द टारगेट 30%, हमें टारगेट बनाया कि हम 30% कर लेंगे 2021 में, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद द वर्ल्ड एवरेज, जो कि वर्ल्ड एवरेज के ब्रॉडली इन लाइन होगा। द स्ट्रैटेजी फोकसेज ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन। तो ये सब किया गया, इस पर फोकस किया गया, इन सब चीज़ों पे, इन सारे पॉइंट्स पे फोकस किया गया। एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग पे किया गया कि जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करेंगे तो हमारे नेटवर्किंग पे भी फोकस पूरा होना चाहिए। द प्लान ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओवर। तो हमने प्लान में इसमें भी फोकस किया कि हम कैसे डिस्टेंस एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकते हैं, कैसे नॉन फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दे सकते हैं, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो इस प्लान में इन सब चीज़ों को भी ध्यान दिया गया। इन ओवरऑल हमने हाई एजुकेशन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 सालों से हमने क्या देखा, हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन। इससे क्या हुआ कि हमने ये चीज़ ध्यान में देखी कि हमारे जो 50 सालों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रोथ हमने देखी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन के नंबर्स में, जो कि क्या प्रोवाइड कर रही हैं, हायर लर्निंग स्पेशलाइज एजुकेशन। अलग अलग तरह की चीज़ों में जो है वो हायर लर्निंग प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये क्या है, देखिए इसमें एक दिया भी हुआ है, ये UGC की जो है वो एक एनुअल रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा जो है फॉर्म सोर्स के द्वारा की जाती है, कलेक्ट करता है डॉक्यूमेंट, कि 1951 में क्या था, कितने कॉलेजेस थे हमारे कहाँ, सिर्फ 750, यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी, सिर्फ 30, स्टूडेंट्स भी ऐसे ही थे और टीचर्स भी इसी हिसाब से थे। अब कितना बड़ा डिफरेंस आ गया हमारे का 1780 में जो रिकॉर्ड दिया हुआ है, अब हमारे का कॉलेजेस हैं 41,012 और हमारे का यूनिवर्सिटीज़ 851 है और इसी हिसाब से स्टूडेंट्स और टीचर्स भी हैं। तो मतलब हमारा एम्फेसाइज जो है वो हायर एजुकेशन पे भी गया, जिससे हमारी एनरोलमेंट और फैकल्टी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। मतलब अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारे एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और हायर एजुकेशन की भी सर्विसेज प्रोवाइड करने की यूनिवर्सिटी स्कूल सब ब्रॉडली जो है वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस हों, जिससे हमारे बच्चे और अच्छे से पढ़ सकें। सिंपल सी बात है कि ये भी अभी एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से ये भी कम है, पर एक बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हम देख सकते हैं जो हमारे देश में आई है।
लेट अस रीड द टेबल। तो हमने अभी टेबल देखी कि 1951 से लेके 2015-16 तक कितना ज़्यादा फ़र्क आया, इंक्रीज एक हमें देखने को मिला। अब बात करते हैं हेल्थ की, जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन में। ठीक है, हेल्थ क्या होता है, अगर हेल्थ जितनी अच्छी होगी आप उतनी अच्छी सर्विसेज देंगे। तो जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ? आपने देखा होगा कि जब आप जॉब के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो बहुत जगह पे लिया जाता है देखने के लिए कि आप हेल्दी हो कि नहीं हो, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन ही अपनी सर्विसेज बेस्ट दे पाएगा। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। देखा जाता है कि जो हमारे हेल्दी पर्सन होते हैं वो पोटेंशियली बहुत अच्छे से काम करते हैं, अपनी पोटेंशियल जानते हैं और एबिलिटी होती है उनके अंदर इलनेस को, बीमारी को जो है फाइट करने की। ही शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज और आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर नहीं होंगे तो वो अपने आउटपुट को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ नहीं होगी। इंडीड हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वन वेलबींग। तो जब भी कोई हम कहते हैं कि हेल्थ कैसे मतलब कैसा है, मतलब कैसी लाइफ चल रही है, तो उसमें हेल्थ की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। जितनी अच्छी आपकी हेल्थ होगी उतना अच्छा आप काम कर सकोगे। Henceforth, improvement in the health state of population has been the priority of the country. इसीलिए इम्प्रूवमेंट जो हेल्थ स्टेटस है पॉपुलेशन का, उसमें पॉपुलेशन की हेल्थ को एक प्रायोरिटी के रूप में लिया गया है। Our national policy too aims at improving the accessibility of health care, family welfare and nutritional services with a special focus. हमारी जो नेशनल पॉलिसी है वो भी क्या करता है, इस पर फोकस करता है कि हमारे यहाँ के हेल्थ सर्विसेज को हम कैसे एक्सेस उसकी बढ़ा सकें, फैमिली वेलफेयर पे कैसे ध्यान दे सकें और न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। अंडर प्रिविलेज क्या होते हैं, जिनको खाना भी नहीं मिल रहा है, जो अभी उस तरह की लाइफ स्टाइल नहीं जी रहे हैं जिस तरह की मेनली हम लोग जी रहे होते हैं। अंडर प्रिविलेज होते हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन में जी रहे होते हैं। ओवर द लास्ट 5 decades इंडिया हैज़ बिल्ड अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 5 डिकेड से इंडिया ने बहुत बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है एंड ऑल्सो डेवलप द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन द गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ है, जो है बहुत मैन पावर जो ज़रूरत होती है उसको भी डेवलप किया है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर में इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। जब हम अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स बना रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स बना रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं। डेवलप द मैन पावर, जो हमें ज़रूरत होती है मैन पावर की प्राइमरी सेकेंडरी सर्विस सेक्टर में गवर्नमेंट की या प्राइवेट सेक्टर में, हम उनको भी अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। हमने देखा कि जो हमने ये स्टेप्स लिए हमारी गवर्नमेंट ने, इससे क्या हुआ कि जो हमारा मैन पावर था वो अच्छा हो गया और वो हमारे टर्शरी सेक्टर में और प्राइमरी सेकेंडरी में भी हमारे लिए हेल्पफुल हो गया, चाहे गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट सेक्टर में। तो यहाँ कहा गया दीज मेजर्स विच हैव बीन अडॉप्टेड, जो मेजर्स हमारे लिए गए हैव इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 68.3 ईयर्स इन 2014। हमारी लाइफ जो थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, 68.3 ईयर्स हमने देखा कि लोग हमारे साथ जी रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR क्या होता है, जो छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो हैज़ कम डाउन फॉर 147 इन 1951 टू 34 इन 2016। इतना ज़्यादा फ़र्क आया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। Crude birth rate have dropped to 20.4 and death rates to 6.4 within the same duration of time। इतना ज़्यादा हमारे क्रूड बर्थ रेट्स में भी ड्रॉप हुआ, इतना कम हो गया 20.4, और डेथ रेट जो हमारी थी 6.4 वो भी उसी सेम ड्यूरेशन में वो भी कम हो गई। इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। जब हम देखते हैं कि हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है और हमारी चाइल्ड केयर में जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो ये हमारे जो कंट्री है उसकी फ्यूचर प्रोग्रेस को एसेस करने में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, तो ये साबित करता है कि ये सब फ्यूचर में जाके जो है हमारी कंट्री के प्रोग्रेस में हेल्प होगा, क्योंकि ये भी एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लोग ज़्यादा जी रहे हैं वो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, इससे मतलब तो वो भी हमारी कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंक्रीज इन लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ इज़ एन इंडिकेटर, देखिए वही बात आ गई कि अगर लाइफ ज़्यादा है लोगों की तो क्या हो रहा है, इज़ इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो ज़िंदगी जी रहे हैं।
रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी, अब ये क्या दिखा रहा है, इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन। अगर ये चीज़ जो है वो कम हुई है, इसका मतलब है कि चिल्ड्रन का प्रोटेक्शन हो रहा है, किसमें से, इन्फेक्शन से जो बच्चों को हो जाता है। इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ द मदर एंड द चाइल्ड केयर, इससे क्या है, ये इंश्योर कर रहा है कि जो न्यूट्रिशन है वो मदर चाइल्ड को जो है वो दोनों को अच्छा मिल रहा है, प्रोटेक्शन हो रही है और चाइल्ड केयर भी उससे अफेक्टेड हो रहा है, मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा है। अगर हम देखते हैं इसमें किसी भी तरह का जो डिक्रीज़ होता है इनके डेथ रेट में या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, तो ये हमारे कंट्री की प्रोग्रेस के लिए एक अच्छा साइन है और ये दिखाता है कि क्वालिटी बेस्ड सर्विसेज जो है वो दी जा रही हैं, जिनसे हमारे बच्चे छोटी छोटी बीमारियों से पैदा होते ही नहीं मर जाते और हमारे लोग भी जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से अच्छी हेल्दी लाइफ अब जी रहे हैं। ठीक है, अब हमारा ये सब दिया हुआ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप हुआ है, कितने बेड गवर्नमेंट में डिस्पेंसरी ऑफ हॉस्पिटल कितने खुले हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स कितने, मेडिकल काउंसिल के हिसाब से नर्सेज हमारे कहाँ कितनी हैं, अलग अलग तरीके की नर्सेज के डिफ़ाइन किया गया है। तो ये सब एक चार्ट डेटा है जो हमें बताता है कि कितना कम था और कितना ज़्यादा हो गया है और अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ की ज़रूरत है, जिससे हमारी देश की जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो हेल्थ सेक्टर है वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। There are many places in India which do not even have these basic facilities. अभी भी हमारी कंट्री में ऐसी बहुत सी प्लेसेस हैं इंडिया में जिनमें ये बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, दवाखाना नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं। तो अभी भी हम ये देखते हैं कि हमारे कहाँ ऐसे भी प्लेसेस हैं जहाँ पे ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं हैं। There are only 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री, हमारे कहाँ सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 301 डेंटल कॉलेजेस हैं। जस्ट इमेजिन, हमारा देश इतना बड़ा है पर मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज की यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी है, सोचिए कितना कम है। जस्ट 4 स्टेट की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जिसमें ज़्यादातर क्या है साउथ इंडिया के हैं, हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, इनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं। तो ये भी एक देखिए हमें एक अंदेशा देता है कि यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट अच्छी हैं। अब हम बात करते हैं, अब हमें इससे समझ में आ गया कि हमारे का जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो बहुत अभी भी जो है बहुत ज़्यादा उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आई होप आपको हेल्थ सर्विसेज एजुकेशन के बारे में समझ में आया हो और आपको समझ में आया हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्मेशन में, कि अगर आपको एजुकेशन अच्छी मिलती है तो चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, आपको एक अच्छी लाइफ जीने को मिलती है, एक अच्छी इनकम आपको मिलती है और आप एक कंट्री के एसेट के रूप में काम करते हैं। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो फिर क्या सोने पे सुहागा, आप और भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे और आप जितने अच्छे हेल्दी होंगे उतने ज़्यादा अपनी जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए प्रॉफिटेबल होंगे, तो एज अ होल कंट्री के लिए आप बहुत प्रॉफिटेबल होंगे। तो हमारी नेशनल इनकम में भी ऐड ऑन करेंगे अपने सर्विसेज और प्रोडक्शन से जो भी आप काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स को फॉर्म करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट पार्ट में हम अनएम्प्लॉयमेंट पे, जो एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इतना समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरे वीडियोज़ को भी जाके देखिए, उनको भी लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मैं आज का टॉपिक कितना समझ में आया, क्योंकि इट मोटिवेट्स मी अलॉट कि मैं और अच्छे से आपको समझाऊं और नए नए वीडियोस बनाऊं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, डू विजिट अगेन, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।